नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम और स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। ठीक है, जो भी विद्यार्थी कंपटीशन से संबंधित परीक्षाएं दे रहे हैं वो जीएस के लिए हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। और अगर उनको अच्छा लगता है तो जो कंटिन्यूटी भी मेंटेन करेंगे तो आगे भी चीजें उनको और अच्छी मिल जाएंगी। इसमें मेरी एक पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, राइट। चलिए देखिए, बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या है कि एक चीज है कि आप किसी चीज को लीजिए और शुरू से पढ़ाइए कि भाई इतिहास कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, और सब चीजों को समझाइए, हर छोटी छोटी सी बात को जब समझा के हम चलेंगे तो आपको ज्यादा वो चीज समझ में आएगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब अगर अभी हम लोग अगर बात करें तो हमने एक टॉपिक ले लिया। हमने कहा कि प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसमें विदेशी आक्रमण की स्थिति क्या है, यानी जो फॉरेन इन्वेजन हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। और ये सिर्फ हमारे प्राचीन भारत में नहीं हुआ, ये हमारे मध्यकालीन भारत और अगर आधुनिक भारत को देखें तो वहां पर भी यही स्थिति है। ये अटैक तभी होते हैं जब हमारी स्थिति कमजोर होती है। जब हम मजबूत होते हैं, हमारे यहाँ कोई शासक मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो कोई विदेशी शासक जल्दी आक्रमण नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है हम करेंगे तो पक्का उससे हारेंगे। लेकिन जब जब मतलब उत्तराधिकार या जब जब शासक कमजोर हुए हैं तब तक विदेशी शासकों ने अपना झंडा लहराने की कोशिश की। ये सिर्फ मेरे देश की बात नहीं, किसी भी देश में हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें प्राचीन भारत में तो 6 विदेशी शासक हैं। बहुत बढ़िया विस्तार से भी आपको समझाएंगे, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए, इंटरेस्ट आएगा तो वैसे भी आप देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। नहीं आएगा तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका मन ही नहीं करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो अगर हम विदेशी आक्रमण की बात करें तो हमने कहा कि इनकी संख्या 6 है। अगर हम एक सेंटर पॉइंट मान लें, ठीक है, मौर्य काल को, अगर हम मौर्य काल को सेंटर पॉइंट मान लें, ठीक है, तो मौर्य काल से पहले 2 और मौर्य काल के बाद 4, तो इनकी संख्या देखेंगे तो 6 हो गई। और कभी कभी बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, यही पूछ लेता है कि कब कब कौन कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन विदेशी आक्रमण से पूछ लेंगे, लेकिन पूछते तो हैं, तो फिर पढ़ने का फर्ज भी बनता है। तो अगर आप देखें तो भारत में सबसे पहले, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं तो प्राचीन इतिहास से पहले कुछ है भी नहीं। प्राचीन इतिहास, फिर आपका मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो हक्कामनी साम्राज्य, अब हक्कामनी साम्राज्य कहाँ का है? ये फारस का है, ईरान का है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आक्रमण किया गया वो डेरियस प्रथम ने किया। ये कुछ उसका डेट दिखाता है 522 से लेकर के 486 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं हम। एडी में बात नहीं कर रहे हैं, हम बीसी में बात कर रहे हैं ना। तो सीधा मतलब कहने का है कि जिस समय मगध के राजा, अगर हम मगध वंश, अगर हम मगध की बात करें तो मगध बिहार में पड़ता है। सबसे पहला जो वंश है वो हर्यक वंश है मगध में। हर्यक वंश के बाद देखेंगे तो आपको शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, फिर मौर्य वंश आएगा, फिर शुंग वंश आएगा, फिर कर्ण वंश आएगा, फिर आंध्र सातवाहन वंश आएंगे। कभी कभी देखा होगा ये डायनेस्टी ही क्रम से लगाने के लिए आप लोगों में वो लोग पूछ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो ये हक्कामनी साम्राज्य ने पहला विदेशी जो आक्रमण है वो फारसियों ने किया है। तो जिसमें मगध के राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, उसी समय ईरान के हक्कामनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। ईरान को ही पहले फारस कहते थे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण इन्हीं हक्कामनी शासकों के द्वारा किया गया। पहला सफल आक्रमण जो है वो डेरियस प्रथम ने किया है। यही चीज हमको ध्यान देनी है। ठीक है, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ना, तो कई बार पूछ लेते हैं किसने किया है। तो ये एक पहला आक्रमण मिल गया। अगर हम मौर्य काल की बात करते हैं, मौर्य काल का मतलब है 322 से लेकर के 185 बीसी। ठीक है, बाकी ये सबको मालूम है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन अपने हाथ में लेते हैं तो पूरा भारत, अखंड भारत का जो सपना देखते हैं चाणक्य, वो पूरा मतलब हो जाता है। उसके बाद जो उसका बेटा बैठता है बिंदुसार, वो भी लमसम स्थिति को मेंटेन किए रहता है, ना प्लस में है ना माइनस में। लेकिन उसके बाद जो उसका बेटा आता है सम्राट अशोक, उसने स्थिति को और ज्यादा मेंटेन कर दिया, उसने श्रीलंका तक आधिपत्य को बढ़ा दिया। तो मतलब कहने का, जाहिर सी बात, अशोक के बाद मौर्य वंश में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो बहुत पावरफुल रहा हो। तो जाहिर सी बात जो दूसरी शख्सियत होंगी, फॉरेन में हो या किसी भी साइड में हो, वो इंतजार कर रही होंगी कि जब ये व्यक्ति शासक के तौर से हटेगा तो हम अपनी सत्ता का विस्तार करेंगे भारत में। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पहला हो गया और इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। अब आता है दूसरा आक्रमण। ठीक है, जो अब दूसरा जो आक्रमण है हम उसकी बात करने वाले हैं।
वो कौन सा है? अलेक्जेंडर या मतलब सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी। ये सब बीसी में ही जनरली हो रहे हैं, अभी कुछ हम बीसी से पढ़ते पढ़ते एडी में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो फारस को जीतने के बाद देखिए, जो एक सिकंदर था, अलेक्जेंडर था, ये बहुत कम समय तक जिया, मात्र 33 वर्ष की आयु तक, लेकिन इसने विश्व विजेता बनने का जो सपना था वो इसने पूरा करने का भरसक प्रयास किया, ठीक है। तो सिकंदर जो है काबुल काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए, खैबर दर्रे को पार करते हुए 326 में भारत आया। इसका सेनापति सेलुकस निकेटर था। कई बार पूछा जाता है कि सेलुकस निकेटर किस शासक का सेनापति था, ठीक है। सबसे पहले उसने तक्षशिला को जीता सबसे पहले उसने तक्षशिला को जीता, जिसके शासक आम्बी थे। ध्यान रखेंगे, आम्बी या आम्बी राज, ठीक है। और इन्हीं का बेटा था आम्बी कुमार, जिसको चाणक्य ने मरवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक तक्षशिला की हवा पंजाब के पक्ष में तो कभी होगी नहीं, तो जाहिर सी बात है तक्षशिला पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, पश्चिमोत्तर का मेन गेट है, उधर से ही लोग आते हैं। आत्मसमर्पण कर दिया आम्बी ने और सहयोग का वादा किया। आगे सिकंदर की लड़ाई राजा पोरस से हुई। झेलम नदी के तट पर लड़े गए युद्ध को वितस्ता, ये देखिए झेलम का पुराना नाम है वितस्ता का युद्ध, या इसको आप अगर ग्रीक भाषा में देखें तो हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, 326 बीसी में हुआ। वो युद्ध कौन सा था जो लड़ा गया, किसके मध्य में लड़ा गया? तो वो सिकंदर और राजा पोरस के मध्य में लड़ा गया। इसमें विजय हालांकि सिकंदर की होती है, बट बहादुरी से प्रभावित होकर के अलेक्जेंडर इनके पूरे साम्राज्य को वापस कर देता है, और लौटते वक्त जब आम्बी को भी वही काम करता है, और फिर वो लौटते हुए बेबीलोन होते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर इसकी बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है कि बिल्कुल डरा नहीं और इतनी कम सेना के साथ हमसे लड़ गया। इसके अंदर भाई दमखम की बात है ना। और वो सवाल भी किया था जब पकड़ के इसको लेके गए थे, मतलब अलेक्जेंडर सेनापति, उनकी पूरी सेना के साथ, तो कहा गया कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए, क्या किया जाए बताइए। तो उन्होंने कहा वही करना चाहिए जो एक राजा किसी अगले राजा के साथ करता है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। अब क्या है इसमें बात ये आ गई कि इस युद्ध में राजा पोरस की हार हुई, किंतु उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य लौटा दिया, और 323 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर एक ऐसा शासक जिसका जन्म, ठीक है, और जिसकी मृत्यु, जिसको ये दफनाया गया, तीनों अलग अलग है। तो ये दो विदेशी जो शासक हैं वो आ गए। अब जो हमने लिखा है विदेशी मतलब शासन, ये हमारा मतलब कहने का है लेटर मौर्यन पीरियड, लेटर मौर्यन पीरियड, ठीक है। मतलब कहने का है मौर्योत्तर काल में, तो जिस समय शुंग वंश, कर्ण वंश आगे बढ़ रहे थे, या यूं समझिए कि जिस प्रकार से अशोक के बाद जिस मौर्य वंश में बहुत सारे राजा हुए और कमजोर हो रहे थे, उसी समय दूसरे जो लोग थे शासक, उनकी नजरें भारत पर थी, उन्होंने प्रयास किया। उन्हीं प्रयास में जो सबसे पहला प्रयास है वो हिंद यूनानी का है। कई बार आपके एग्जाम में क्रम लगाने को आता है कि आप विधि शासकों का क्रम लगाए जिस क्रम में इतिहास में आए हैं। तो हिंद यूनानी, या इनको इंडो ग्रीक, इंडो बैक्टीरियन, या इनको यवन भी कह सकते हैं, यवन शासक ना। मौर्य उत्तर काल में हिंद यूनानियों के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहला आक्रमण किया गया था। ध्यान रखेंगे, हिंद यूनानियों के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहला आक्रमण किया गया था। भारतीय सीमा में सर्वप्रथम डेमेस्ट्रियस प्रथम ने प्रवेश किया। देखिए, ये हमेशा नियम रहा है कि अगर कोई शासक किसी शासक के पीछे लगा है तो उसने एक को अंत किया, अगला फिर सत्ता अपनी संभाल लेता है। इसके बाद की बात क्या है, और पंजाब के कुछ क्षेत्र को उसने जीत लिया। मिनांडर, अब इसी में एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है मिनांडर। मिनांडर 165 से 145 बीसी तक इसकी भारत में स्थिति है। आइए जरा मिनांडर बारे में पढ़िए, इससे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में मिलता है, अगर गौर करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। मिनांडर की बात करिए। मिनांडर को ही मिलिंद कहा गया है, मिनांडर का एक नाम मिलिंद है, भी आगे यहां पर लिखा होगा। सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ किसका? ये हुआ आपका जो है हिंद यमन की बात कर रहे हैं ना। इसने राजधानी क्या बनाई? साकल। साकल कहां पड़ता है? पंजाब, वर्तमान का सियालकोट कह सकते हैं। शिक्षा एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था कौन? साकल, ठीक है। क्योंकि पंजाब सबसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पड़ते था, तो उधर से ही लोग आएंगे ना, तो सबसे पहले उसी को जीतेंगे, वहीं अपना गढ़ बनाएंगे वो लोग।
इसके अलावा ये जो लाइन हम बोल रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उठा के पेपर देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिलेगा एग्जाम में। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न किससे हो रहे हैं, यानी मिलिंद पन्हो नामक जो बौद्ध ग्रंथ है में मिलिंद तथा बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच संवाद संकलित है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है। और पूछा जाएगा ये मतलब ये ग्रंथ किस भाषा में है, तो पाली भाषा में है, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा इसको रचा गया है। मतलब कहने का है कि नागसेन का और मिनांडर मिलिंद के डिस्कशन होते हैं, इसमें कहता भी है कि मेरे शत्रु बहुत सारे हैं, अगर इसमें मैं अपनी तलवार छोड़ दूं तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, इसी प्रकार के तर्क हैं। प्रश्न कौन करते हैं, मिनांडर या मिलिंद किससे करते हैं, नागसेन से, और नागसेन ही बौद्ध भिक्षुक है जिन्होंने इसको कन्वर्ट किया किसमें, बुद्ध ग्रंथ में, या बौद्ध या बौद्ध साहित्य में, या इनको बुद्धिस्ट की तरफ मूवमेंट कराया। इसके बाद की बात करेंगे हम। इसके बाद मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही भारत में सोने के सिक्के चलवाए, ये लाइन थोड़ा याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आती है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो ये आपको अक्सर याद नहीं रहता, आप भूल जाते, हिंद यूनानी हो जाएंगे ना। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हेलेनिस्टिक कला का प्रसार किया था, ठीक है, हेलेनिस्टिक कला का भी प्रसार किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर इनका रोल वहीं पर अब फिनिश है, अब खत्म है। और इसके बाद जो हम बात करते हैं वो शकों की बात करते हैं। शक शासक, शकों ने भारत में अनेक शाखाएं स्थापित की थी। शक राजा स्वयं को क्षत्रप कहते थे। पश्चिमी क्षत्रपों में चस्टन वंश का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शक शासक हुआ, क्योंकि इनमें भी कई सारी ब्रांचेज जो है मतलब हुआ करती थी। उन्हीं एक जो ब्रांच है चस्टन डायनेस्टी में रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध मतलब शक शासक हुआ। रुद्रदामन की भूमिका भी है, जैसे पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन ने अपने मंत्री सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। ये गिरनार पर्वत पर गुजरात में थी, जिसकी फाउंडेशन किसने करवाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी, ठीक है। इसके बाद क्या है, संस्कृत में पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये ध्यान रखेंगे, संस्कृत में पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसी पर सम्राट अशोक और स्कंदगुप्त के अभिलेख भी खुदे हुए मिले हैं। और इस वंश का अगर अंतिम हम अब शासक की बात करें तो अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित कर शकों का राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अब इसके बाद एक बात और भी आती है, वो लिखा है कि 58 बीसी में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने, लोकल था रूलर, शकों को पराजित करके बार खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विजय के मतलब तो उपलक्ष्य में उसने 58 बीसी में एक नया संवत विक्रम संवत भी प्रारंभ किया, ठीक है। विक्रम संवत शक संवत आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली बारी आएगी वो किसकी आएगी, पहलो पार्थी आएगी। मतलब कहने का एक हिंदी यूनानी हो गए, फिर शक हो गए, और थर्ड नंबर पे कौन आते हैं, ये पहलो। पहलो को कहीं कहीं पार्थियाई भी कहा गया है। ये लोग भी ईरान फारस के हैं। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पहलवों का आगमन ईरान से हुआ है, ये लोग ईरान से आए हैं। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्नीस था, जो 20 से लेकर के 41 बीसी तक अपने यहां रूल किया है ना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद है राजधानी इसकी क्या थी, तक्षशिला थी। इसी शासक के समय में इजराइल से चलकर पहले ईसाई सेंट टॉमस भारत भी आए थे, ठीक है। इसके अलावा अब ज्यादा इंपॉर्टेंट उन सबकी नहीं भारत में है, लेकिन कुषाण वंश की इंपॉर्टेंस है। ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा जिसको आप आधा घंटे 15 मिनट अपनी सुविधा के अनुसार जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ सकते हो। मेरे साथ भी 10-12 मिनट तो जाएगा। अगर हम कुषाणों की बात करें तो ये चौथा है आने वाला ना, पहला तो आप जान ही गए, ठीक है भाई, मौर्योत्तर काल के बाद 4 और मौर्य से पहले 2। तो कुषाण जो है ये यूची या तोखारी के संबंधित है, जिसका संबंध चीन से है। ये वैसे मध्य एशिया से आए हैं, इनका संबंध चाइना से ही है। संस्थापक कौन था, कुजुल कड़फिसस, इसने तांबे के सिक्के चलवाए। पूछता भी है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। भारत में सर्वप्रथम कुषाण शासक विम कड़फिसस ने सोने के सिक्के जारी किए,
ठीक है, ने सोने के सिक्के जारी किए। अब अगर हम बात करें तो कनिष्क की बात आती है। कनिष्क के बारे में बात करिए तो ये 78 से लेकर के 101 एडी में इसकी भूमिका है। द्वितीय अशोक कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी वही भूमिका है जो सम्राट अशोक की थी बौद्ध धर्म को लेकर के। जस्ट उसने यही प्रक्रिया इसने भी अप्लाई, और वो भी महायान शाखा का और ये भी महायान शाखा का, ध्यान रखेंगे। कनिष्क जो है ये इस वंश का महानतम शासक था। 78 ईस्वी में इसने शक संवत चलाया, जो हमारा जो है राष्ट्रीय जो है कैलेंडर है। इसी आधार पर कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर, कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर, जिसको पेशावर, और दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी। इसका तो आप समझ सकते हैं कि इसने दिल्ली के आगे भी बढ़ा और प्रयास किया। अब इसके अलावा कनिष्क की विशेषता तो है ही है। तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागा अर्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी, जिसमें लगभग 600 से ज्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। चरक तो जानते हैं, चरक हैं, वसुमित्र है, सुघोष, नागार्जुन ऐसे विद्वान भी थे। कनिष्क के बाद ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, लोग इसको कर नहीं पाते। कनिष्क के बाद वासिष्ठ राजा बना, और इसके बाद कुषाण वंश की सत्ता हुइस्क ने संभाली थी। ध्यान रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वासिष्ठ और हुइस्क ना, ये दो लोग है ना, ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। कनिष्क के शासनकाल में, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ये लाइन भूलेंगे नहीं सर, महायान, हीनयान, महायान, ये बात बौद्ध धर्म में ही आती है, जैसे श्वेतंबर दिगंबर जैन धर्म में आता है। इसके अलावा कनिष्क के उत्तराधिकारी वसुदेव की मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां मिलती हैं। इससे पता चलता है कि शैव मतानुयायी थे ना, ठीक है। कुषाण शासकों ने राजाओं की प्रतिमा पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया था। वसुदेव द्वितीय कुषाण वंश का अंतिम शासक था, ये ध्यान रखेंगे। वसुदेव द्वितीय, कई बार पूछ लेते हैं किस वंश का प्रथम राजा है, या वास्तविक पूछेंगे या उसका अंतिम पूछते हैं ना। चलिए इसके बाद की बात करिए। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। ये बहुत बड़ी मतलब एक प्रकार का अचीवमेंट था उस समय, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में काफी मात्रा वृद्धि भी हुई। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। ये भी बात ध्यान रखिए, पूछता है ना, सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो कुषाणों को जाता है। मौर्योत्तर काल में भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे। अगर आप चार देखें, हिंद यूनानी, शक, पहलो और कुषाण, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कुषाण रहे। इनका काफी लंबा समय यहां रहा है। ये आपको बड़े इजी वे में, जितना मेरी कोशिश थी, प्रयास था, उस वे में इसको करा दिया गया कि कम समय में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और इसके अलावा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। आप अगर कोई नेट वगैरह एग्जाम दे तो भले थोड़ा सा और डीप में पढ़ लो, अदरवाइज आपका किसी भी एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है कि भाई प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसमें विदेशी शासकों की क्या क्या भूमिका है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट करिएगा कैसा लगा पॉइंट, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है।